वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फर्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से आपको स्टार्ट करनी है क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है कि पता नहीं क्या होगा क्लास 11 की अकाउंटिंग में, क्योंकि बहुत सारे लोगों से सुना है कि क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट बहुत ईजी हैं, थोड़ी सी अकाउंटिंग टफ है। तो है क्या टफ? पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। पढ़ाई को अभी ही स्टार्ट कर देना है, ये नहीं सोचना है कि हमने क्लास 10 की बोर्ड दी है, हम थक गए हैं, अब हम सीधे क्लास 12 में जाकर ही पढ़ाई करेंगे। नहीं, क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना है। हर चैप्टर को, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, अकाउंटिंग के हर चैप्टर को अच्छे से समझना है। मैं पूजा मेहता मेरे YouTube चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। यहाँ पर मैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट एंड टी.एस. ग्रेवाल की सॉल्यूशंस, टी.एस. ग्रेवाल की कौन सी बुक, बिल्कुल सरप्राइज न्यू एडिशन की बुक के आपको सभी क्वेश्चंस कराऊंगी विथ सॉल्यूशंस। साथ ही साथ इसकी मैं आपको PDF भी अवेलेबल कराऊंगी। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना है। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम आए तो आपको सिर्फ रिवीजन करने को बचे, कुछ भी चीज़ ऐसी ना हो जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो आज हम क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर, क्या है चैप्टर का नाम, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ इसका मेरा ये लेक्चर 1 है। मेरे साथ जुड़े रहिए और लेक्चर वाइज मेरे चैप्टर्स को पढ़ते जाइए। इन चैप्टर्स को यदि आप फाइंड करना चाहते हैं मेरे YouTube चैनल पर, तो आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है और वहाँ पर आप इन्हें सर्च कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर 1 को। इसकी डेफिनेशन समझाने से पहले, इसके कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट यदि मैं डेफिनेशन पे जंप कर जाऊंगी तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है। अब वो बच्चा अपने क्लास 11th में आ गया है। बच्चा इतना अच्छा नहीं बना है, क्योंकि क्लास 11 के बच्चे अधिकतर दुबले पतले से ही होते हैं, तो मैंने दुबला पतला बच्चा बना दिया। ये बच्चा क्लास 11th में आ गया है। इसकी मदर है, अभी तक तो इससे काम नहीं कराती थी, लेकिन अब इसकी मदर ने बोला है कि भैया तुम क्लास 11th में आ गए हो तो तुमको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या बोला इसकी मदर ने कि अब तुमको काम करना पड़ेगा। तो इसकी मदर ने इसको दिए 500 रुपीज़ और बोला कि जाओ मार्केट से सब सामान लेकर आओ जो ये लिस्ट में तुम्हें पकड़ा रही हूँ। तो एक लिस्ट दे दी मम्मा ने, ठीक है। और उस लिस्ट में क्या क्या लिखा, उस लिस्ट में लिखा कि आपको ये सभी सामान लाना है। मिल्क लाना है, कर्ड लाना है, वेजिटेबल लाना है, फ्रूट लाना है और साथ ही साथ ब्रेड लाना है। और ये 500 रुपीज़ दे दिए। आप भी गुड बॉय बन के मार्केट चले गए, ये लिस्ट लेकर कहाँ चले गए, मार्केट चले गए। 500 रुपीज़ में से आपने ये सारी चीज़ें खरीद ली, और इन चीज़ों को खरीदने के बाद आपने अपनी मदर को 120 रुपीज़ बैक दे दिए। बैक दे दिए मतलब वापस दे दिए। अब आपकी मदर ने बोला कि ये जो तुम मुझे 120 रुपीज़ वापस दे रहे हो, तो तुमने कितना सामान कितने का खरीदा, मतलब तुम्हारा मिल्क कितने का था, तुम्हारा कर्ड कितने का था, तुम्हारी वेजिटेबल कितनी थी, फ्रूट कितने का था और ब्रेड कितने का था। लेकिन आप तो थे ओवर स्मार्ट, आपने ध्यान नहीं दिया। आपसे जो जितना पैसा मांगता चला गया आप उतना देते चले गए। अब मम्मा को आ गया गुस्सा। मम्मा ने कहा ऐसा नहीं होता बेटा, जब हम जाते हैं तो हमें हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना चाहिए, ताकि जब हमें
पता करना हो कि हमने कितना कहाँ पे खर्चा किया है, तो हमारे पास उसका रिटर्न में हिसाब किताब हो। तो आपने बोला मम्मा इस टाइम मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करूँगा। तो जब मम्मा ने उसको नेक्स्ट टाइम 500 दिए, नेक्स्ट टाइम उसको 500 दिए, तो उसने मिल्क जितने का आया 60 का, कर्ड का जो प्राइस था 40, वेजिटेबल का प्राइस था 100, फ्रूट का प्राइस था 100 और ब्रेड का था 80। तो टोटल मिलाकर 380 का आपने अपनी मम्मा को हिसाब बता दिया और 120 रुपीज़ उनको वापस दे दिए। मम्मा भी खुश हो गई, बच्चा भी खुश हो गया, क्योंकि मम्मा ने सोचा हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गया है, हर चीज़ का हिसाब लिख कर लाया है। तो बस यही चीज़ अकाउंटिंग है बच्चों। कोई भी बिजनेस समझते हैं ना आप, जब हम कोई व्यापार करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में हमें बहुत सारे लेन देन करने होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, शर्ट्स बनाने का मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ये मेरी शर्ट्स बनाने की क्या है, बिजनेस, ठीक है ना। ये मैंने स्टार्ट किया शर्ट बनाने का बिजनेस। अब इस बिजनेस में मैंने सबसे पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसमें पैसा लगाया, ठीक है, पैसा लगाया, जिससे हम अकाउंट की लैंग्वेज में कैपिटल कहते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने वही पैसा लगाया जिसे कैपिटल कहा। उसके बाद हमने कुछ एम्प्लॉय रखे, उनको सैलरी दी। सैलरी तो देना पड़ेगा, फ्री में तो वो काम करेंगे नहीं। उसके बाद हमें शर्ट्स बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल खरीदना होगा। रॉ मटेरियल का क्या मतलब होता है, रॉ मटेरियल का मतलब है प्लेन क्लॉथ। हमें प्लेन क्लॉथ खरीदना होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हम जो ये रॉ मटेरियल हमारे घर तक मंगाएंगे, हमारे ऑफिस तक या हमारे बिजनेस तक मंगाएंगे, तो उसके लिए हमें फ्रेट चार्जेस भी देने होंगे, क्योंकि जब ऑटो में सामान रख के आएगा तो हमें उसे पेमेंट भी करना होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल वाले को भी पेमेंट करना होगा। तो इन सब चीज़ों का तो मुझे हिसाब रखना पड़ेगा ना। तो मैं दिमाग में याद तो नहीं रख पाऊंगी इतना सारा काम, क्योंकि मेरे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ये सभी क्या चीज़ है बच्चों, इन्हें कहते हैं ट्रांजैक्शन। ये क्या है, ये सभी ट्रांजैक्शन है। तो इन्हें मैं याद तो नहीं रख पाऊंगी ना, तो मुझे इन्हें क्या करना होगा, मुझे इन्हें नोट करना होगा। जैसा अभी मम्मा के कहने पे बेटे ने नोट किया ना, वैसा ही जो भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उस बिजनेस के ओनर को, ठीक है, वो या तो खुद या वो एक अकाउंटेंट भी रख सकता है, उसे कितना कैपिटल लगाया गया बिजनेस में, कितनी एम्प्लॉय को सैलरी दी, कितना रॉ मटेरियल खरीदा, कितना फ्रेट चार्जेस पे किया, इन सब के लिए क्या करना होगा, इन सब के लिए उनको एक बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करना होगा जिसमें इन सभी चीज़ों को नोट किया जाएगा। तो बस वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब इतना बेसिक समझने के बाद हम जंप कर जाते हैं कहाँ पर, इंट्रोडक्शन पर, ठीक है ना, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। इस चैप्टर की कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम उसे समझते हैं। देखो यहाँ पर इस डेफिनेशन को देखकर घबराना नहीं, लेकिन ये डेफिनेशन समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको जो बताया वही अकाउंटिंग है और वही डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, लेकिन वो जो अकाउंटिंग मैंने समझाई थी वो हमने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझी थी, लेकिन ये जो अकाउंटिंग है ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज में समझ रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, लैंग्वेज अलग अलग होती हैं, ठीक है। आप मैथ्स पढ़ते थे तो मैथ्स में भी आपको लैंग्वेजेस जो रहती थी वो अलग होती थी, वैसे ही यहाँ पर अकाउंटिंग में वो चीज़ कही हुई है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ठीक है, आइडेंटिफाइंग द इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर। हमें यहाँ पर उन इवेंट्स को पहचानना है जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग में फाइनेंशियल नेचर का मतलब होता है जो मनी से रिलेटेड हैं। जो चीज़ें मनी से रिलेटेड नहीं हैं उन्हें यहाँ पर नोट नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें मनी से रिलेटेड नहीं हैं उन्हें यहाँ पर नोट नहीं किया जाता है। तो वही चीज़ बताई गई है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमें जो मनी से रिलेटेड इवेंट्स हैं उन्हें पहचानना है, फिर उन्हें क्या करते हैं अकाउंटिंग में, जनरल में उनकी एंट्री करते हैं। जनरल में एंट्री करने का क्या मतलब होता है बच्चों,
जो ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो मैं उसका एंट्री कर दूंगी किसमें, जनरल में। एंट्री करना मतलब उसे नोट कर लूंगी। एक जनरल नाम की एक बुक होती है, ठीक है ना, एक बुक है, जैसे ही मैंने ट्रांजैक्शन किया वैसे ही मैं जनरल में नोट कर लूंगी। उसके बाद क्या करूंगी, क्लासिफाई इनटू रिस्पेक्टिव लेजर, फिर एक और बुक बनाऊंगी, उसे कहा जाएगा लेजर। अब जब मैंने जनरल में एंट्री की थी तो मैंने क्या किया था, जो जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे, जैसे खरीदने का, बेचने का, सैलरी पेमेंट करने का, या रॉ मटेरियल खरीदने का, या फ्रेट चार्जेस चुकाने का, वो मैं जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रहे थे वैसे वैसे उसे रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन लेज़र में क्या होगा, मैं लेज़र की जो बुक होगी उसमें खरीदने वाले आइटम अलग लिखूंगी, बेचने वाले अलग लिखूंगी, सैलरी पेड करने वाले अलग लिखूंगी, वेजेस पेड करने वाले अलग लिखूंगी, मतलब हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग एंट्री करूंगी, ठीक है ना। मतलब अलग बुक्स बनाऊंगी जिसमें खरीदने वाले सारी चीज़ें लिख दी। हमने सपोज महीने में 15 बार खरीदारी करी तो हमने 15 बार जो खरीदारी करी है उसकी एंट्री लिख दी। अब मैं दूसरी बुक बनाऊंगी जिसमें मैं बेचने वाले आइटम लिखूंगी, जो मैंने 20 बार बेचा है सामान उसकी एंट्री कर दूंगी, सिर्फ बेचने वाले सामान की। उसी तरह जब सैलरी की एंट्री करूंगी उसकी बुक्स में तो जितनी बार मैंने सैलरी पेड की है उसकी एंट्री कर दूंगी। तो उसे क्या कहते हैं, लेजर। समराइजिंग देम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आखिरी में क्या करते हैं, उन्हें समराइज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जितनी मैंने कैपिटल लगाई थी उससे ज़्यादा का मेरा खर्चा हो गया। सपोज मैंने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था और मेरा खर्चा हो गया 1.5 लाख का, तो कैसे हो गया, उन्हें मुझे मैच करना पड़ेगा ना, कहाँ पे मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया, ताकि जब मैं अगले साल अपनी कैपिटल लगाऊं अपने बिजनेस में तो मुझे पता रहे कि मुझे इस जगह पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, इसके कारण मेरा ज़्यादा खर्चा हो गया था। तो उन्हें समराइज करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है। फिर क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू यूजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। अब ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है सारी वो इसके यूज़र को देते हैं। अब यूज़र कौन कौन होते हैं, इसका ओनर, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसे तो पता होना चाहिए ना कि बिजनेस में क्या चल रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, या कहीं से उसने लोन लिया है तो जो बैंक है वो भी जानना चाहती है कि भैया इनके बिजनेस में कितना किस तरीके से काम हो रहा है, या हमने किसी से कोई डेप्ट लिया है या कोई ऋण लिया है तो उन्हें भी पता होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें कौन होते हैं, इनके यूज़र होते हैं। नाम भी लिखा हुआ है, देखो, ओनर, क्रेडिटर, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। वो ऐसी कंपनी में तो काम नहीं करना चाहेंगे जो नुकसान में चल रही है। तो वही सब चीज़ क्या कहलाती है, अकाउंटिंग कहलाती है। यहाँ पर अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, अकाउंटिंग is a process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by user ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो वही चीज़ को यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू बताया गया है। आई होप अच्छे से मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में चले जाते हैं कि प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग की। ये वही चीज़ है जो भी हमने इंट्रोडक्शन में समझी कि प्रोसेस क्या है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मेरा एक बिजनेस है शर्ट बनाने का। अब इस शर्ट बनाने के बिजनेस में मुझे ये पहचानना है कि वो ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म में हो रहे हैं मुझे सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। ऐसे ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म में नहीं हो रहे हैं उन्हें मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे मैं हूँ, मैंने अपने किसी फ्रेंड की हेल्प कर दी, तो अब उसकी हेल्प करने में मैंने कहीं कोई मनी का यूज़ नहीं किया तो मुझे उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन यदि मैंने उसकी हेल्प पैसों से की है तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना है। तो वही चीज़ बताई गई है कि जैसे मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया या कोई गुड्स को सेल किया। गुड्स क्या होता है ना, सामान है ना, हिंदी में बोल दिया मैंने। कोई भी सामान जो हम बनाते हैं प्रोडक्ट बिजनेस में या शर्ट्स बनाते हैं उन्हें गुड्स भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारा बिजनेस में हम उसको बनाकर ही तो बेच रहे हैं। तो वो क्या हो गया, फर्म को जब हमने उसे सेल किया तो हमारे पास पैसा आया तो हमने पहचान लिया कि ये क्या है,
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं, तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानना, फिर उन्हें मेजर करना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर मेजरिंग द टर्म ऑफ मनी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है ना, तो वही चीज इसमें बताई है कि पहले तो हम मनी की टर्म में समझेंगे, दूसरा यदि वो मनी की टर्म में है तो ही उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। जैसे इवेंट लाइक द कैलिबर, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो सारी चीजें जो मनी के टर्म में नहीं है उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग क्या होती है, इन सबको पहचानने के बाद, मेजर करने के बाद उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। किसमें रिकॉर्ड किया जाता है, सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना, जनरल में। किसमें रिकॉर्ड करते हैं, जनरल में। ठीक है, जब सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है उसे कहते हैं JOURNAL। ठीक है ना, जब हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, जर्नल। ठीक है, उसके बाद होता है क्लासिफाइंग। जनरल में एंट्री करने के बाद जब हम सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम हो गया, उसके बाद जब हम सेकंड टाइम इन्हीं ट्रांजैक्शन को जब हम सेकंड टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसे कहते हैं लेजर। ठीक है ना, स्पेलिंग होती है LEDGERS, लेजर। ठीक है, उसके बाद हम इन्हें समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब ये होता है कि पहचानना। ठीक है, तो हम क्या बनाते हैं, जब हम इन्हें समराइज करते हैं तो हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें बनाई जाती है जब हम इन्हें समराइज करते हैं। उसके बाद हम करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब है, इट इंक्लूड द असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड मेकिंग सम मीनिंगफुल कंक्लूजन। जब हमने इन्हें एनालिसिस कर दिया तो हम एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करते हैं और उससे बताते हैं कि भैया ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और वो रिपोर्ट्स हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। और नेक्स्ट करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ये सारी रिपोर्ट तैयार करके इसके ओनर को, गवर्नमेंट को, जिससे हमने लोन लिया है उसको, इसके क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स, ये जो टर्म्स है ना हम सेकंड चैप्टर में समझेंगे। अभी सिर्फ स्टार्टिंग में आपको बोल रहे हैं। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हम पैसा हमें देना होता है। ठीक है ना, जिन्हें हमें पैसा देना होता है, हमने उनसे उधार लिया था लेकिन अब हमें उन्हें पैसा देना है, उसे क्रेडिटर कहते हैं। तो उन तक ये सारी रिपोर्ट पहुंचाई जाती है कि देखो हमारी फर्म अच्छी खासी चल रही है, इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्लियर। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, देखो क्यों अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंटिंग को करने का क्या मतलब है, तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, बच्चे को डांट पड़ी थी ना उसकी मम्मा से क्योंकि उसने कुछ भी नोट नहीं किया था, फिर उससे बाद में जब पूछा तो उसे कुछ याद ही नहीं था। तो उसी तरह बिजनेस में होता है कि यदि आप उस समय उस चीज़ को नोट नहीं करोगे तो आपको बाद में कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो हमें अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है ताकि हमें पता चल सके। ऐसा तो नहीं है कि मम्मा ने बच्चे को दिए थे 500 रुपये और उसने सामान खरीद लिया 600 रुपये का और किसी से उधार कर लाया, पता होना चाहिए ना। तो वही चीज़ है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, मतलब ऐसा तो नहीं है कि फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम तो बस बिजनेस करे जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि फर्म में क्या चल रहा है। ठीक है ना। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब होता है कि मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था, अब इस 1 लाख रुपए को लगाने के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 का, मतलब मेरे बिजनेस का जो कमाई है वो 1,20,000 की, मतलब 1 लाख तो कहाँ चला गया, मैंने जो पैसा लगाया था, मतलब मेरा प्रॉफिट सिर्फ 20,000 का है। हो सकता है मेरा 50,000 का हो सकता है मेरा 1 लाख का हो। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मैंने जितना पैसा लगाया था उससे डबल प्रॉफिट हो रहा है या 10% हो रहा है या 50% हो रहा है। तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए। फैसिलिटिंग मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग। यदि हमें फर्म बिजनेस ये सब एक ही बात होती है, यदि हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं है तो हम कैसे आगे फ्यूचर के लिए डिसीजन लेंगे। हम सपोज शर्ट्स बना रहे हैं, अब हमने सोचा है कि हम टी शर्ट्स भी बनाएंगे, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे फर्म के पास, बिजनेस के पास पैसा है या नहीं है टी शर्ट्स बनाने के लिए। तो हमें इसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें कही गई है।
providing accounting information to user. Yet another objective of the accounting to provide accounting information of user both internal and external. Internal user कौन होते हैं? जैसे जो फर्म में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, फर्म का अकाउंटेंट होता है, फर्म के ओनर होते हैं। और एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं? जैसे हमारी गवर्नमेंट होती है, वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिससे हमने उधार पैसा लिया होता है, ये सब कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, जिन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और हमें देनी भी पड़ती है। ठीक है। फिर प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। एसेट्स क्या होती है ना, बिजनेस के पास बहुत सारी एसेट्स होती है, यदि उन्हें फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता होगी तो वो एसेट्स प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ओनर्स उन एसेट्स को सेल करके अपना बिजनेस चलाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका नुकसान ही होता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। नेक्स्ट क्या है? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ठीक है, वही चीज़ है। देखो, आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने को मिलता है, फाइनल अकाउंट तैयार करने को मिलता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। उसके बाद मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने किसी को पेमेंट किया, ठीक है, अब पेमेंट आपने उसको कर दिया और आपने उसको यदि नोट नहीं किया और वापस आकर वो आपसे पेमेंट मांगने लगा, तो आप बोलेंगे कि मैंने तो पेमेंट कर दिया था। वो बोलेगा नहीं, हमारे पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब जाएगा ये सीधा पूरा केस कहाँ पर? कोर्ट में। अब जब आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप कोर्ट में क्या दिखाएंगे? तो यदि इस तरीके की कोई सिचुएशन बनती है तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है, इसमें रिकॉर्ड है कि हमने इसको पेमेंट किया है। ठीक है, तो वही चीज़ इसको बताई गई है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना इसके यूज़र्स को। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग लेने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से इसके एडवांटेज दिए गए हैं। एडवांटेज को भी बहुत वही चीज़ में बताया गया है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बताती है। रिप्लेस मेमोरी, देखो हमें हर चीज़ याद नहीं रह सकती, तो जब हम उस चीज़ को नोट कर लेते हैं तो वो हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर देती है, मतलब हमारे पास नोट करा हुआ है तो वो रिप्लेस मेमोरी का काम करती है। फैसिलिटेटिंग स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, देखो आप जब कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो आपकी कुछ टैक्स लाइबिलिटी भी होती है, उस टैक्स की इंफॉर्मेशन आप तभी दे पाओगे या आप उस टैक्स को तभी चुका पाओगे जब आपके पास सभी बुक्स ऑफ अकाउंट में सभी चीज़ें प्रॉपर लिखी होंगी। ठीक है। फैसिलिटेट लोन, यदि आपको कहीं से लोन लेना है, आपके बिजनेस को कहीं से लोन लेना है, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है, आपका बिजनेस लॉस में तो नहीं जा रहा है, तभी तो सामने वाला आपको लोन देगा और आप अपने बिजनेस को रन कर पाओगे। ठीक है ना, तो यही चीज़ इसमें बोली गई है। इसके बाद है एविडेंस ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी पेश किया जा सकता है। ठीक है ना, यदि आप अपने बिजनेस को इन फ्यूचर में सेल करना चाहते हो तब भी आपके पास अकाउंट्स होना चाहिए कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। यहाँ पर यदि आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, यदि आप दिवालिया हो जाते हो, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता ना अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ना आपने जिससे लोन लिया था उसके लोन को चुकाने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, आपके पास होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी एंट्री, ताकि आप बता सको कि आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, आप किसी को नहीं दे सकते। चलिए अब हम लिमिटेशन देख लेते हैं अकाउंटिंग की। चलो पहली लिमिटेशन क्या कह रही है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। मतलब क्या होता है, अभी तक हम अकाउंटिंग की बस तारीफ ही किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती। मतलब हम पूरी तरीके से अकाउंटिंग पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि कुछ एंट्रीज हमसे या हमारे अकाउंटेंट से करने से छूट जाए, हो सकता है कि उसमें कोई गलती हो जाए, तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो गलत साबित हो जाती है। ठीक है ना। सेकंड क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलायबल वैल्यू। रिलायबल वैल्यू का क्या मतलब है, सपोज मैंने मेरे अकाउंटेंट को कहा कि 40,000 की एंट्री करना और उसने 4,000 की एंट्री कर दी, तो यहाँ पर जो वैल्यू है 4,000 की, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, क्योंकि वैल्यू क्या थी 40,000, लेकिन उसने क्या कर दी 4,000। तो वही बात कही गई है, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। यहाँ पर क्वालिटेटिव एलिमेंट का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है
उस एलिमेंट को ये इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मनी की टर्म में नहीं है। तो जो क्वालिटी वर्क है उसको यहाँ पर ध्यान में नहीं रखा जाता है, इसके कारण भी अकाउंटिंग को सही नहीं ठहरा सकते। अकाउंटिंग इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस लेवल चेंज क्या होता है, क्योंकि जो प्राइसिंग है हर चीज़ की बढ़ती और घटती रहती है, लेकिन जो अकाउंटिंग है उस चेंज को इग्नोर कर देती है, ध्यान नहीं देती। जिस समय जिस वैल्यू के साथ कोई चीज़ परचेज की गई है उसी चीज़ को वो ध्यान में रखती है, वो ये नहीं देखती कि उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग में लीड ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जो अकाउंटेंट होता है किसी भी बिजनेस में, हो सकता है कि वो मैनिपुलेशन कर दे, जानबूझकर गलती कर दे ताकि वो चीज़ पकड़ी ना जा सके। जो गलती हो चुकी है या किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसे वो छुपाना चाहता है, तो जानबूझकर भी वो उसमें गलती कर सकता है। तो विंडो ड्रेसिंग उसी को कहा जाता है जब जानबूझकर कोई गलत एंट्री कर दी जाए या कोई गलत अमाउंट लिख दिया जाए। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, कभी कभी जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो रियलिस्टिक नहीं लगती, अनरियलिस्टिक लगती है। रिकमेंडेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड। देखो, हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को जनरल में ही एंट्री करें फिर लेज़र में पोस्टिंग करें, हम दूसरी मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, ये कह रहा है इसका लिमिटेशन। अकाउंटिंग नेवर शो द मार्केट वैल्यू सो एसेट्स और बिजनेस। ठीक है ना, हमेशा जो अकाउंटिंग है वो मार्केट वैल्यू शो नहीं करता है, वो वही वैल्यू बताता है जिस वैल्यू में उसे खरीदा गया है किसी एसेट्स को या बिजनेस को, जिस वैल्यू में स्टार्ट किया गया है। तो ये कुछ लिमिटेशंस बताई गई हैं अकाउंटिंग की। आई होप आज आपको बहुत मज़ा आया होगा फर्स्ट पार्ट पढ़ने में, फर्स्ट लेक्चर पढ़ने में। इस चैप्टर के मैं 2 लेक्चर दूंगी, आपको वो दोनों ही लेक्चर को अटेंड करना है। यदि एक ही लेक्चर में मैं आपको सब समझा दूंगी तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इस लेक्चर में यदि कोई भी आपको डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और कल इसका नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखना।